डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। विचार विमर्श कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारा देश भारत कृषि प्रधान देशों में आता है। यहाँ की आधी से भी अधिक आबादी जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र पर निर्भर करती है। बता दें आपको कि खाद्य उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण की जब हम बात करते हैं तो इससे हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है और इससे न केवल हमारा देश आत्मनिर्भर हो रहा है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसे अलग पहचान मिल रही है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे खाद्य उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण पर। किस तरह से ये किसानों की समृद्धि में अहम भूमिका निभा रहे हैं, किस तरह से युवाओं को आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम महिलाओं की क्षेत्र में भूमिका की बात करते हैं तो वो कितनी अग्रणी है। आज इन्हीं सब पहलुओं पर चर्चा होगी। तो विषय क्या रहेगा बता देते हैं। खाद्य उत्पादन एवं प्रसंस्करण से किसानों की बढ़ती आय। जी हाँ, आज हम इसी पर विचार विमर्श करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे विशेषज्ञ। आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश कुमार जी उपस्थित हैं, जो अध्यक्ष हैं खाद्य विज्ञान एवं कटाई उपरांत संभाग आईआरआई पूसा नई दिल्ली में। साथ ही साथ डॉक्टर कपिला शेखावत जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग आईआरआई पूसा नई दिल्ली। और साथ ही हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है डॉक्टर टीकम सिंह जी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग आईआरआई पूसा नई दिल्ली में। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम विचार विमर्श में। तो किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत करें, यानी कि विचार विमर्श का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक विशेष रिपोर्ट है हमारी, उस पर नजर डाल लेते हैं। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ऐसे में खाद्यान्न उत्पादन और उसके प्रसंस्करण का सीधा प्रभाव किसानों की आय पर पड़ता है। अगर उत्पादन के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण पर भी ध्यान दिया जाए तो किसानों की आमदनी में बेहिसाब वृद्धि संभव है। पहले बात करेंगे खाद्यान्न उत्पादन के बारे में। भारत विश्व के सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक देशों में शामिल है। खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं, धान और दालों के साथ ही मोटे अनाज भी शामिल है। वित्त वर्ष 2024-25 में देश का खाद्यान्न उत्पादन 357.73 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। ये वृद्धि मुख्य रूप से चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी बाजरा सहित मोटे अनाजों के अपेक्षाकृत अच्छे उत्पादन के कारण हुई। देखा जाए तो खाद्यान्न उत्पादन से तो किसानों को आय होती ही है, लेकिन खाद्यान्न का प्रसंस्करण किसानों को पहले से ज्यादा मालामाल कर रहा है। बता दें कि भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र एक बदलावकारी शक्ति के रूप में उभरा है, जिसने देश को वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित किया है। इसमें सरकार के प्रयास सराहनीय है। इस विकास को और रफ्तार देने के लिए भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खेत से खाने की प्लेट तक के संपर्क को मजबूत करने, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने, अनुसंधान व विकास को आगे बढ़ाने, कोल्ड चेन अवसंरचना का विकास करने और स्टार्टअप, लॉजिस्टिक्स व खुदरा व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई रणनीतिक पहलों को लागू किया है। इन प्रयासों ने एक मजबूत और भविष्य के लिए तैयार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की नींव रखी है। मोटे अनाज का प्रसंस्करण किसानों को खूब लाभ दे रहा है। किसान मोटे अनाजों का प्रसंस्करण कर कई तरह के उत्पाद बना रहे हैं। पापड़, चिप्स, मट्ठी और बिस्किट के अलावा मोटे अनाज से छोटे बच्चों के लिए भोजन बनाया जा रहा है। मोटे अनाज में मूल्य संवर्धन करके इनसे रोटियां बन रही हैं। बाजरे का प्रसंस्करण करके बाजरा मठरी, बाजरा लड्डू, बाजरा केक, बाजरा नमकीन और बाजरा टिक्की आदि तैयार की जा रही है। ऐसे में मूल्य संवर्धन, बेहतर बाजार व्यवस्था और सरकारी सहयोग से किसानों और युवाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है।
तो अभी हम सब ने एक विशेष रिपोर्ट देखी। आइए इसी के साथ हमारी जो चर्चा है उसकी शुरुआत कर लेते हैं और यहाँ पर डॉक्टर कपिला का मैं रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी। हमारा आज का जो विषय है वो है खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण। अगर हम उत्पादन की सबसे पहले बात करते हैं तो हमारे देश में खाद्य उत्पादन की स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अदिति जी, अगर खाद्य उत्पादन की बात करें तो लगभग सभी फसलों में भारत या तो पहले या दूसरे स्थान पर आता है। चाहे वो दालों की बात करें, अगर हम मिलेट्स की बात करें और इवन धान और गेहूं की बात भी करें। लेकिन ये एक जितने अधिक उत्पादन का अगर खाद्यान्नों की बात करें तो इस बार हमने रिकॉर्ड जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा चैनल है उसमें कई बार अभी देखा गया है कि करीब 12 से 14 मिलियन टन जो हमारा खाद्यान्न है वो व्यर्थ हो जाता है। तो अगर हम किसी न किसी तरह से इनकी प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण में अगर अपन करें इनका, तो इससे ना केवल किसानों की आय बढ़ेगी और जो रोजगार के अवसर हैं वो भी हमको अधिक मिलेंगे। और ग्रामीण स्तर पे ही जो पलायन आजकल हम देखने को मिल रहा है, अगर हम कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या इस तरह से अगर अपन स्थापित कर देते हैं तो इससे हमारे रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, हमारा जो व्यर्थ होता है खाद्यान्न वो कम होगा और ओवरऑल जो हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है उसमें हमें फायदा होगा। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर फायदा मिल सकता है। और खाद्य उत्पादन में अगर हम बात करते हैं तो रिकॉर्ड स्तर पर जो आंकड़े हैं वो ही पहुंच रहे हैं। खाद्य उत्पादन की हम बात करते हैं तो जैसे हमारा विषय है कि बढ़ता हुआ जो खाद्य उत्पादन है उससे हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, तो ये कितना सही है? डॉक्टर सिंह क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, जो हमारा जो खाद्य उत्पादन है निश्चित रूप से काफ़ी पिछले 4-5 साल से लगातार बढ़ता जा रहा है और इस साल हमने रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया है खाद्यान्न में। जैसे कि खाद्यान्न बढ़ रहा है लेकिन साथ में जो इसके जो प्रसंस्करण की जहाँ बात आती है तो उसकी भी हमें व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि हमारे पास साधन सरकार ने उपलब्ध कराए हैं प्रसंस्करण के लिए, भंडारण के लिए कोल्ड चेन बनाई है, लेकिन वो सभी उनकी उस रफ्तार से उतना विकास नहीं हुआ है कि उनका पूरा जो इस तरह से करीब जो जैसा डॉक्टर कपिला ने बताया करीब 14-15 मिलियन टन हमारा वेस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी जो नुकसान है वो करीब 1 लाख करोड़ के आसपास जो नुकसान है वो हमारे इस व्यर्थ हो जाता है, जो हम हमारे किसान भाई, हमारे वैज्ञानिक गण जो इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हम उसको कहीं ये जो हमारी जो प्रसंस्करण की जो तकनीकें हैं, अगर किसान भाई छोटे स्तर पे और बड़े स्तर पे अगर इसको अपनाया जाए तो एक तो हमारा जो वो नुकसान हो रहा है वो कम होगा, इसके साथ साथ ही किसानों की इसमें आय भी बढ़ेगी, क्योंकि साथ में जब हम प्रसंस्करण की बात करते हैं तो इसमें मूल्य संवर्धन होता है और जो हमारा जो उत्पाद है वो उसको हम प्रसंस्करण के माध्यम से इतना आकर्षक बनाते हैं और उपभोग के लिए उपयोगी जो डायरेक्ट उसको कंज्यूम कर सके उसके लिए उसको उपयुक्त बनाते हैं और इससे उसकी कीमत बढ़ती है, बाजार में उसके दाम ज़्यादा मिलते हैं। तो किसान भाइयों को और जो है इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमारे काफ़ी संस्थान भी इसमें प्रयास कर रहे हैं। पूरा एक मिनिस्ट्री है, पूरा एक मिनिस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग की। सो वो लगातार यहाँ पर जो है प्रयास किए जा रहे हैं जिससे हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। वैज्ञानिकों की भूमिका के बारे में डॉक्टर दिनेश आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए खाद्य उत्पादन हो रहा है, अगर उसमें रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे किसानों की मेहनत तो है ही, साथ ही साथ हमारे जो वैज्ञानिक गण हैं उनका भी कठोर परिश्रम इसके पीछे है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि खाद्यान्न में हमारा देश अभी स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है। जी। पहले हमारे देश में स्वावलंबन नहीं थी, लेकिन अभी आने वाले समय में जो कहते हैं क्युमुलेटिव ग्रोथ रेट वो 8% की दर से बढ़ रहा है और खाद्यान्न में आज हमारा देश 353.79 मिलियन टन्स पे पहुंच गया है। तो क्या है कि जब हम प्रोडक्शन बढ़ता है तो उस प्रोडक्शन को जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है स्टोरेज का, क्योंकि अगर स्टोरेज नहीं किया जाए, खाद्यान्न को यदि सुरक्षित नहीं रखा जाए, क्योंकि हम जब प्रोड्यूस कर लिए और उसकी खपत हमारे देश में नहीं होती है तो अन्य देशों में उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ये एक पहला मुद्दा होता है। दूसरा मुद्दा होता है कि हम अपने देश में उसे अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो खाद्यान्न को रखने की जो व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले हमें अहमियत देना होगा, जिसमें 2 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। एक होता है सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करते हैं जी। दूसरा होता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं
और अभी जो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक की बात उठती है तो करीबन 8,815 के आसपास स्टोरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें करीबन 917 लाख मिलियन टन हम रख सकते हैं। अभी हमारे मित्र जो ने बताया कि जो प्रोडक्शन होने के बाद, स्टोरेज के बाद जो बच गए, जो ओपन स्टोरेज होते हैं, वो हमारा नुकसान है। मीन्स इसको हम कहते हैं फूड लॉस। तो फूड लॉस जो है वो एक इतना बड़ा अभी प्रॉब्लम है जिसको अभी निवारण करना बहुत ज़रूरी है। ये निवारण इसके लिए नहीं कि हमें न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी लोगों को करानी है, बल्कि इसके निवारण के जो उपाय किए जाएंगे उससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। किसानों की आय में इसलिए वृद्धि होगी क्योंकि आने वाले समय में जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, प्रसंस्करण की व्यवस्था, उसे कहा जाता है सनराइज इंडस्ट्री। भारत में 5 से 6% ही प्रसंस्करण की सुविधा है। जो विकसित, हम भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं, तो जब विकसित देश की बात हम करते हैं तो विकसित देश में 70 से 80% तक प्रसंस्करण में प्रोसेसिंग होती है जी। तो अगर विकसित करना है देश को, किसानों की आय को बढ़ानी है, तो हम आज अपने किसान को एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन की तरह देखना पड़ेगा। उन्हें देखना पड़ेगा कि हमें इसमें आय में वृद्धि कैसे होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देखिए, खाद्यान्न में हमारा देश स्वावलंबी हो चुका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कई सारे देशों को भी सहायता करते हैं जी, जिससे कि उनकी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब प्रोसेसिंग की बात तब आती है जब हम अपने पूरे तरह से अपने आप को सक्षम कर लें कि हमें अब ज़रूरत प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तभी राइज करेगा जब आप अपने आप को स्वावलंबित कर लेंगे जी। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी कैटेगराइजेशन होती है कि हम उसे प्राइमरी प्रोसेसिंग करेंगे, सेकेंडरी प्रोसेसिंग करेंगे या टर्सरी प्रोसेसिंग करेंगे। इस मुद्दे को हमें समझना इसलिए ज़रूरी है कि किसान अपने लेवल पर कौन सी प्रोसेसिंग कर सकता है। क्या वो प्राइमरी प्रोसेसिंग करेगा, सेकेंडरी करेगा या टर्सरी करेगा। अगर किसान प्राइमरी प्रोसेसिंग करता है तो भी उसकी आय दुगनी हो सकती है। अगर उसे 10 गुना बढ़ाना है तो वो टर्सरी प्रोसेसिंग पे जाएंगे, लेकिन टर्सरी प्रोसेसिंग पे जाने के लिए उन्हें एक उद्यमी बनना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उद्यमी बनने के लिए भारत सरकार ने काफ़ी सारे स्कीम्स को लॉन्च किया है जी। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी हमारे विशेषज्ञ ने साझा की है कि उत्पादन तो बढ़ रहा है, साथ ही साथ अगर हम प्रसंस्करण की ओर भी बढ़ते हैं तो हमारी आमदनी बढ़ सकती है। और इसके लिए हमारी सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं हमारे किसानों की मदद के लिए। वैज्ञानिक भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो अदा करते हैं हमारे किसानों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए। अगर हम यहाँ पर खाद्य उत्पादन की बात करते हैं, डॉक्टर कपिला, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश में कौन कौन सी जो फसलें हैं उनके ज्यादा उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। देखिए, धान, जैसे कि डॉक्टर दिनेश ने भी बताया कि अनाजी फसलों में हम अभी भी आत्मनिर्भर हैं। धान और गेहूं से हमारे जो भंडार है उनका अच्छा है, लेकिन पल्सेस और ऑयल सीड्स यानी दलहनी और तिलहनों में हमारे लिए 2030 तक का हमारे पास में टारगेट है, जहां हमें इन दोनों ही सेक्टर्स में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। तो उसके लिए कई सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। और इसमें जैसे अगर अपन गेहूं की बात करें तो उसका MSP है मान लीजिए 2585 रुपए के आसपास में। और उससे अगर आप मान लीजिए दलिया बनाते हैं या आटा बनाते हैं, मल्टीग्रेन आटा बनाते हैं, या और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, मान लीजिए कि बिस्किट है या और केक्स हैं। और आजकल आप देखिए जो पैटर्न है ना पॉपुलेशन का, जैसे हमने शुरू में भी बात की कि शहरीकरण की तरफ लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दूसरा जो एक मेजर वर्क फोर्स है ना विमेन का, वो वर्किंग होती जा रही है। तो उस संदर्भ को देखते हुए अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो राउंड द ईयर आपको कुछ चीज़ों की अवेलेबिलिटी चाहिए। अगर अपन स्नैक्स की बात करें, ड्राई स्नैक्स हैं, तो ये आपको राउंड द ईयर चाहिए। तो न्यूट्रिशन के कंटेक्स्ट में और जब हम देखें कि वर्किंग वुमेन जहाँ रोज़ हर किसी के लिए 3 फ्रेश मील्स बना के रखना तैयार करना मुश्किल है, उन संदर्भ में उस उत्पादन को अगर आप किसी भी प्रोसेस करके कोई प्रोसेस प्रोडक्ट के रूप में, जिससे एक तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। तो ये जैसे अगर अपन पल्सेस की बात करें तो अगर इनका भंडारण और स्टोरेज होने के बावजूद भी जो स्टोर्ड इंसेक्ट पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इनको होल ग्रेन की जगह अगर अपन दाल बनाकर रखें, इनकी वैक्यूम पैकेजिंग अगर हम कर दें तो उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। साथ ही आमदनी की बात है, रोजगार की बात है, किसानों का और पलायन कम होगा। महिलाएं इसमें जितने भी इन्वॉल्व है, जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे और वो देखना पड़ेगा हर जगह का जो क्षेत्रीय व्यवस्था कैसी है। तो राजस्थान में हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी रहती है, तो हमारे यहाँ ड्राइंग एक बहुत अच्छा प्रोसेसिंग का काम करते हैं। तो यहाँ मतलब पापड़, अचार
बड़ियाँ, ये सब जो है हर एक स्मॉल स्केल में एक छोटे घर में भी मतलब होता है जी। तो उसको कहीं एक व्यवस्थित रूप से अगर अपन एक उद्यमी या एंटरप्रेन्योर के रूप में अगर एक छोटा व्यवसाय भी शुरू करें तो भी ये काफी जो लाभ है वो मिल सकता है हमारी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए यहाँ पर। तो देखिए खाद्यान्न की अगर हम बात करते हैं, जो हमारी अनाज फसलें हैं उनमें तो हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन दलहन और तिलहन में हम आत्मनिर्भर होने की जो है वो ज़रूरत है और इसके लिए कई प्रयास किए भी जा रहे हैं, लक्ष्य निर्धारित किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति भी हम जल्द ही करेंगे और इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता ज़रूर लाएंगे और फिर प्रोसेसिंग करके तो हमारे किसान अपनी आय बढ़ा ही सकते हैं, जिस पर लगातार हमारे जो विशेषज्ञ हैं आपको जागरूक कर रहे हैं। डॉक्टर सिंह, यहाँ पर डॉक्टर कपिला ने जिक्र किया था एमएसपी का कि गेहूं की एमएसपी बढ़ाई गई, जिससे हमारे किसानों को लगा कि दाम बढ़ गए हैं तो अब इसका उत्पादन भी बढ़ाना चाहिए। तो खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में एमएसपी का रोल क्या रहता है? देखिए, एमएसपी जो मिनिमम समर्थन मूल्य है जी, वो किसी भी फसल का निर्धारित करने बुवाई से पहले उसको गवर्नमेंट निर्धारित करती है जी। इस से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि किसान अपने उत्पाद को लेके सुरक्षित महसूस करता है जी। कि वो उतने दाम में कम से कम बाजार में बेच देगा। तो ये मिनिमम समर्थन मूल्य है, ये किसी भी फसल के उत्पादन को स्थिर करने के लिए या बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, सरकार ने पिछले कई वर्षों से, जैसा कि हम दलहन और तिलहन में बहुत काफ़ी पीछे चल रहे हैं उत्पादन में, तो इनकी जो एमएसपी है इसको कई टाइम्स बढ़ाया है। तो वो इसकी वृद्धि की वजह से इसका देखिए आप साल दर साल इसका उत्पादन में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार से जब से हमारे देश में ये श्री अन्न का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया 2023 में, उसके बाद से श्री अन्न के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, उसकी भी समर्थन मूल्य बढ़ा है। तो समर्थन मूल्य एक हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए एक सुरक्षित प्राइस देता है, जिससे किसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करे कि भाई अगर ज़्यादा उत्पादन होता है तो प्राइस कम नहीं होगा, उसका मूल्य कम से कम घटेगा इतना तो हमें मिलेगा ही। न्यूनतम समर्थन मूल्य की यही भूमिका है कि इतना प्राइस तो हमें मिलेगा ही। तो इससे हमारे किसान जो है अपना उत्पादन बढ़ाते हैं और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि साल दर साल जो उत्पादन है, चाहे वो अनाज फसलों का हो, दलहन का हो, तिलहन का हो, उसमें लगातार वृद्धि होती हुई ही नजर आ रही है। अब रुख करना चाहेंगे डॉक्टर दिनेश का। डॉक्टर दिनेश, आपने जिक्र किया कि प्रसंस्करण कर सकते हैं हमारे किसान, जिससे एक तो फूड लॉस ना हो, साथ ही साथ उनकी आय में भी वृद्धि हो। तो अभी की अगर हम बात करते हैं तो प्रोसेसिंग की स्थिति क्या है हमारे देश में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि प्रोसेसिंग सेक्टर तभी ग्रो करता है, ये इसको कहा जाता है डिमांड ड्रिवन अप्रोच। जी। जब कंज्यूमर किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट देते हैं तभी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे साइंटिस्ट काम करते हैं। जी। अभी मैं आपको बताऊं कि पहले आप जाते होंगे बाजार में तो आपको बहुत कम ही प्रोसेस प्रोडक्ट दिखते होंगे। जो हमारे आबादी में एक अभी डॉक्टर कपिला जी ने बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया कि हम यूनाइटेड फैमिली से न्यूक्लियस फैमिली की तरफ आ गए। जी। तो न्यूक्लियस फैमिली का होता है कि जब दोनों ही पति और पत्नी आय के लिए बाहर जाते हैं और उनके पास रेडीमेड फूड्स चाहिए। जी। तो जब रेडीमेड फूड का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्रो करेगी। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्रो एक डिमांड ड्रिवन है, जो डिमांड में आता है वही लोगों को चाहिए। जी। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन कंपोनेंट। अब न्यूट्रिशन में क्या होता है कि श्री अन्न की बात हमारे मित्र ने करा, श्री अन्न के अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट हैं। उन न्यूट्रिएंट की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए श्री अन्न हम पूरी तरह से कंज्यूम नहीं करते, हम उसके लिए प्रोसेस प्रोडक्ट ही डेवलप करेंगे। जी। और प्रोसेस प्रोडक्ट में उसके न्यूट्रिशन को कैसे रखा जाए, जो न्यूट्रिशन हमें मिले। जी। तो इसके लिए भी सरकार ने काफ़ी सारे योजनाओं को बताया, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में PLI स्कीम लाए, प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव्स। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स में 800 करोड़ का दिया गया, जिसमें 2022 से 2027 के बीच में कोई भी उद्यमी आना चाहेंगे, वो किसान भाई भी आ सकते हैं उसमें, अगर वो उस अन्न को उगाते हैं। और उसमें क्या होता है कि यदि 30 से 40% से ज़्यादा मात्रा आपके जो श्री अन्न का किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, चाहे वो बेकरीज का प्रोडक्ट हो या किसी भी प्रोडक्ट में डालते हैं, तो सरकार आपको उसमें सब्सिडीज देती है। जी। तो सब्सिडीज भी मिलता है। तो हमारे जो किसान भाई जो पहले श्री अन्न की खेती करने से सोचते थे, आज वो उस श्री अन्न की खेती कर सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं और उसका प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ही अच्छे दामों में अवेलेबल है, क्योंकि अब हम न्यूट्रिशन
और फूड सेफ्टी, दो ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमने सोचने लगे हैं जी। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तभी ग्रो करती है जब प्रोसेसिंग इंडस्ट्ट्री का डिमांड प्रोडक्ट्स का बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार इसमें जो मांग है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब लोग इस चीज को पसंद करने लगे हैं। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर जिक्र किया गया कि इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसका असर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर पड़ रहा है और हमारे किसानों को एक अवसर मिल रहा है कि वो प्रोसेसिंग की ओर बढ़े, प्रसंस्करण करें, एक उससे उनको दाम अच्छे मिलेंगे, साथ ही साथ उनका जो अनाज या फिर जो भी फसल है जो खराब हो जाती थी उस नुकसान से भी वो बच पाएंगे और इससे सीधा सीधा असर पड़ेगा उनकी आमदनी पर और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी ही। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर खाद्य उत्पादन तो हो ही रहा है, साथ ही प्रसंस्करण को भी बढ़ावा दिया जाए तो हमारे किसान अपनी आय को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। इसी संदर्भ में हमारी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श। बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं खाद्य उत्पादन एवं प्रसंस्करण से किसानों की बढ़ती हुई आय के बारे में। किस तरह से इससे हमारे किसानों की आय में सकारात्मक बदलाव आ रहा है, कैसे हमारे किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो फिर आइए इसे बढ़ाते हैं आगे और डॉक्टर कपिला का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर कपिला, जैसे आपने कहा कि महिलाएं जो हैं वो अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, प्रसंस्करण कर रही हैं, जिससे आत्मनिर्भर बन रही हैं। सरकार की किस तरह की पहल है हमारी महिलाओं को इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, जैसे शुरू में भी हमने बात की कि प्रसंस्करण का और इस तरह का काम हम तो हमेशा से ही करते आए हैं, ये महिलाओं का फोटे माना जाता है। लेकिन अगर आपको व्यवसाय के रूप में या उद्यमी के रूप में इसको स्थापित करना है तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप इसके अंतर्गत एक ट्रेनिंग जरूर लें। तो आप जानते हैं कि लगभग सभी भारत के जिले में हमारा एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है, उसमें होम साइंस से रिलेटेड और ये फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड एक एक्सपर्ट सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट या साइंटिस्ट जरूर होते हैं। तो वो उस क्षेत्र के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कहीं कोई अगर अपन हिमाचल की बात करें तो वहाँ पे जरूर फ्रूट बेस्ड ऐसे जो प्रोसेसिंग है जिसके अंदर जेली बनाना, स्क्वैश बनाना, ये सब के एक्सपर्ट्स उस KVK में होते हैं। तो वहाँ पे आप महिलाएं ग्रुप बनाकर इस एक महिलाओं को प्रशिक्षण देना तो मुश्किल होगा, लेकिन मान लीजिए जैसे आज FPOs एक संगठित रूप में आती हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाएं बनाती हैं, उनसे आकर वो KVKs में अप्रोच कर सकती हैं। उनके लगातार हर महीने या अपने शेड्यूल के हिसाब से उनकी ट्रेनिंग से प्रशिक्षण होते रहते हैं, उनमें आप प्रशिक्षण ले लेते हैं। देखिए, जो हम बोल रहे हैं कि प्रोसेसिंग जैसे अचार बनाना हर महिला अपने घर में करती है, लेकिन अगर आपको उसको उद्यम के रूप में लेना है तो आपको उसका ब्रांडिंग, उसमें विपणन या मार्केटिंग के एस्पेक्ट से आपको सोचना होगा। उसके लिए आपको एक व्यवस्थित ट्रेनिंग चाहिए। तो आप महिलाओं का सबसे पहले एक संगठन बनाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप या FPO के रूप में। आप निकटतम KVK या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशंस भी होते हैं, वहाँ पर आप जाकर आप अप्रोच करके इस तरह से ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे अगर पूसा का मैं उदाहरण दूँ तो कृष्णा पिकल्स में आपने सुना होगा, वो महिला बहुत ही जो है उनका एक बहुत बड़ा उद्योग है, उनकी कितनी सारी फैक्ट्रीज हैं और अभी उनका टर्नओवर भी करोड़ में है। तो उन्होंने पूसा संस्थान से ही प्रशिक्षण लिया। उसके अलावा गुड़गांव में एक छंदू गांव है, वहाँ पे पूजा शर्मा जी हैं, वो श्री अन्न, जैसे डॉक्टर टीकम बता रहे थे कि उनकी प्रोसेसिंग से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स हैं, बिस्किट्स, बेकरीज में, केक्स में, इन सब में
उनका एक्सपर्टाइज है। और 5 स्टार होटल्स में, क्योंकि इस पेरी अर्बन एरियाज़ में होटल्स में डिमांड बहुत ज़्यादा है और आजकल स्वास्थ्य को लेकर सभी बहुत कॉन्शियस हैं, श्री अन्न के महत्व को सब जानते हैं, तो इन फूड्स की डिमांड बहुत बड़ी है। तो पूजा शर्मा जी, उसके अलावा नीलम त्यागी जी हैं, वो मसालों की प्रोसेसिंग करती हैं इस तरह से। तो उन सब महिलाओं ने थोड़ा इनिशिएटिव लिया, संगठित होकर निकटतम जो ICR का सेंटर था, चाहे KVK हो, या वहाँ से उन्होंने एक फॉर्मल ट्रेनिंग ली। उसके अलावा उन्होंने फिर लाइसेंस अपना लेकर और अपना खुद का नाम एक ब्रांडिंग करके, और आजकल तो क्योंकि ई पोर्टल्स पे बहुत आसान तरीका है, तो ई नाम के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, अपना मार्केट जो एरिया है वो बढ़ा सकते हैं, और निश्चित रूप से अपार संभावनाएं हैं इसमें। बिल्कुल, तो अपार संभावनाएं हैं यहाँ पर, जैसे हमारी विशेषज्ञ ने जिक्र किया है, उदाहरण भी दिए हैं कि कई महिलाएं हैं जो प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपना नाम बना चुकी हैं, अलग पहचान बना चुकी हैं, और अब अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। और हमारे मंच के माध्यम से भी हमारा सभी से आग्रह है कि आप सभी अब इस दिशा में जरूर आगे बढ़ें, क्योंकि आपको ये आत्मनिर्भर बनाएगा, आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। और किस तरह से आप अपना पहला कदम उठा सकते हैं, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने अभी आपको पूरी जानकारी दी है। बढ़ते हैं आगे, हम यहाँ पर प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि उत्पादन अच्छा हो। लेकिन अगर उत्पादन हमें अच्छा लेना है तो कई बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है, समय समय पर निगरानी रखने की जरूरत होती है, कहीं कोई कीट ना लग गया हो, कहीं कोई बीमारी ना लग गई हो। इसके बारे में क्या कहेंगे आप डॉक्टर टीकम सिंह? बिल्कुल, देखिए, जब भी हम बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी गुणवत्ता उसको देख करके, फिजिकली देख करके पता करते हैं कि ये हमारे उपयोग के लिए है कि नहीं जी। तो इसी प्रकार हम जब उत्पादन करते हैं तो उनमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि हमारा जो उत्पाद आ रहा है वो एक जैसा हो और जिस प्रकार का हम चाहते हैं वैसा ही हो। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था, तीन चार प्रकार की प्रोसेसिंग होती है, तो जिसमें जो किसान भाई हैं अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो जो प्राइमरी प्रोसेसिंग है, अगर किसान भाई उसको अपनाए, प्राथमिक जो प्रोसेसिंग है, प्रसंस्करण है, जिसमें आपके कटे फटे दाने जो होते हैं, थ्रेसर से जो हम दाना निकालते हैं उसमें कई टुकड़े हो जाते हैं, उसके अंदर भूसा भी आ जाता है, तो उस सब की सफाई और दाने की जो वो छन्नी से छान करके एक जैसे दाने अलग करें, और तो उस हिसाब से अगर मार्केट में वो जो प्रोडक्ट आएगा उसको निश्चित रूप से अधिक दामों में खरीदा जाएगा। और जो बचा हुआ जो दाना है, छोटा दाना है या कटा दाना है, वो भी वेस्ट नहीं है, उसके भी बहुत सारे उपयोग हैं। पशुओं के आहार के लिए उसको काम में ले सकते हैं। इसके अलावा सिटियों में देख सकते हैं आप, कई जगह सभी मतलब पक्षियों के लिए भी वो दाना बेचा जा सकता है, पक्षियों के लिए, पशु चारे में, मुर्गी पालन में उसका उपयोग हो सकता है। तो जो हमारा जो किसान भाई है अगर आमदनी बढ़ाना चाहता है, जो प्राइमरी प्रोसेसिंग की तकनीक है, पहले किसान भाई करते थे पुराने ज़माने में, हम देखते हैं कि जो हमारा जो अनाज है उसको छोटी कोटियों में और नीम के पत्ते और राख के साथ में मिला करके रख सकते थे, तो कीड़ा नहीं लगता था, तो लंबे समय तक उसको रख सकते थे। इसी प्रकार से अभी वो नहीं करना, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब जो हमारा जो उत्पादन है उसमें जो सबसे ज़्यादा खराबी का कारण बनता है उसकी नमी की मात्रा। अगर हम उसकी नमी की मात्रा को कंट्रोल कर लें और उसको एक मिनिमम लेवल पे ले जाके रखें तो हमारा उत्पाद नहीं खराब होता है जी। तो ये अगर हमारे किसान भाई इस चीज़ को समझें, जब उत्पादन होता है तो उसको अच्छी से सुखा के और छान करके फिर मार्केट में लेके जाएं, तो निश्चित रूप से उसके दाम ज़्यादा मिलेंगे और उसका जो है आमदनी उसकी बढ़ेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, जिसके बारे में हमारे डॉक्टर सिंह ने यहाँ पर जिक्र किया है। अगर आपको अच्छे दाम अर्जित करने हैं तो आइए यहाँ पर रुख कर लेते हैं डॉक्टर दिनेश कुमार का, जो विज्ञान एवं कटाई उपरांत संभाग के अध्यक्ष ही हैं। तो आपसे जान लेते हैं कि कटाई उपरांत की अगर हम बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमेशा हमारे किसान सोचते हैं कि फसल उत्पादित कर ली, कटाई कर ली, उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन नहीं, ये जो हमारा वो कहते हैं कि सफ़र है अभी नहीं हुआ है, ये स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। किस तरह की सावधानियां बरतें हमारे जो किसान हैं इस समय? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि उत्पादन करना और उत्पादन के बाद कटाई होने के बाद उस का ख्याल रखना। देखिए, दो चीज़ें हैं। यदि जो आपने उत्पादन किया है और उत्पादन करने के बाद आप उसे मंडी में ले गए और मंडी में ले जाने के बाद उसका ख्याल आपने रखा, आपको एक उचित दाम मिल गया, आप आ गए, आपका लेवल वहाँ नहीं होना चाहिए। अभी हमें सबसे पहले अगर कुछ सोचना है कि हमें उस जो इंडस्ट्री
जैसे अभी डिस्कशन हो रहा था कि जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है, जो कुकीज़ बनाते हैं, पास्ता बनाते हैं, जो अभी डिमांड है लोगों की, उस इंडस्ट्री के साथ उन्हें बाईबैक अरेंजमेंट एक बोलते हैं। बाईबैक अरेंजमेंट अगर एक बार आपने डेवलप कर लिया तो आपको हमेशा जरूरी नहीं कि आप खुद प्राइमरी प्रोसेसिंग करें, आपका आय बढ़ना है। किसानों की आय बढ़ने के लिए कई सारे स्रोत हैं। एक स्रोत में आप मत रुक जाइए कि हमें जाना है और मंडी में बेचना है। आप ये सोचिए कि आज के ज़माने में देखिए हमारा जो पूसा कृषि संस्थान है वो बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज़ को डेवलप कर रहा है। बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज़ जो हैं उसमें आयरन जिंक की मात्रा बढ़ी हुई है। आने वाले समय में हमें इनकी ज़रूरत है। तो बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज़ यदि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आते हैं तो उनकी कीमत आज अपने आप बढ़ेगी मार्केट में, और उसका जब डिमांड बढ़ेगा तो किसानों की आय बढ़ेगी। तो हमें एक बहुत ही अहम चीज़ देखना है कि अगर आपको अपने अनाज की कीमत बढ़ानी है तो प्रोसेसिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपकी आय दुगनी नहीं बल्कि वो 10 गुनी तक बढ़ सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपके द्वारा उगाया गया अन्न, जो कौन सा अन्न है, वो किस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए सुटेबल है और उसका सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ेगा, वो काम वैज्ञानिक करते हैं, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। और क्योंकि जैसे मैं बताया मिलेट्स में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जी, उन एंटी न्यूट्रिएंट्स को हटाना है और उससे क्या होगा कि कंजम्पशन रेट बढ़ेगा। हमारे जो आम अभी जनसंख्या है भारत की, उसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जी। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यदि कोई भी एक उपाय है तो वो है हमारे पास अन्न। जो हम उगा रहे हैं वो न्यूट्रिशनली इतना रिच होते हैं कि आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हम कहते हैं डायबिटीज़ हैं, ब्लड प्रेशर हैं, गट का प्रॉब्लम है, ये सारे जो आपके डिसऑर्डर्स हैं इनको भी रिजॉल्व करने के लिए अभी रिकमेंड करते हैं कि आप अन्न पर ध्यान दीजिए। और ये अन्न जिनके अंदर अलग अलग विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको सेलेक्ट कीजिए, उनका प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए और उसको आप कंज्यूम कीजिए। तो अभी इसकी आय बढ़ाने का एकमात्र उपाय है कि आप उस अन्न का क्या प्रोडक्ट डेवलप होगा, कौन डेवलप करेंगे, ये आपको एक सर्चिंग में रहना पड़ेगा कि हमारा जो उत्पाद है, हमारी जो वैरायटी है, उसका उचित मूल्य कौन सा इंडस्ट्री देगा। उस इंडस्ट्री के साथ वो बाईबैक अरेंजमेंट कर लें और अपने आमदनी को बहुत ही अच्छी तरीके से दुगने नहीं बल्कि 5 गुना बढ़ाएं। ये सबसे पहले समझने की बात है, और ये जब वो समझ लेंगे तो किसानों की आय ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और ये होना ही है। आने वाले समय में उनकी आय बढ़ेगी ही बढ़ेगी, 2 गुना नहीं बल्कि कई गुना तक बढ़ेगी, वृद्धि ही होगी। आपने जिक्र किया था शुरुआत में डॉक्टर दनीश की प्रोसेसिंग के अलग अलग लेवल्स होते हैं। प्राइमरी प्रोसेसिंग होती है जो हमारे किसान अपने स्तर पर कर सकते हैं। इसके पश्चात अगर बड़े लेवल पर जाना है तो हमारे किसानों को क्या करना होगा, इसके बारे में भी आप जानकारी दें। देखिए प्रोसेसिंग क्या होता है, प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग और टर्सरी प्रोसेसिंग को कैटेगराइज किया गया जी। प्राइमरी प्रोसेसिंग होता है जो हमारे मित्र डॉक्टर सिंह कह रहे थे कि जैसे कटे फटे हैं, जो टूटे हुए दाने हैं, उनको अलग कर लें और उनको अलग करके आप उसको कैटेगराइज कर लीजिए। कैटेगराइज करने का मतलब होता है कि अगर टूटे फूटे दाने हैं तो उनका क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप उस इंडस्ट्री में जाएंगे। पूरे दाने हैं, आप उसको कहाँ बेचेंगे, क्योंकि छिलका को हटाने से ही उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ने लगती है। अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे संस्थान में हम लोग काम कर रहे थे कि जब धान के छिलके हटाएं तो क्या उससे नैनो सेलुलोज बनाया जा सकता है। अगर नैनो सेलुलोज बनाया जा सकता है तो क्या उससे किसी की कोटिंग हो सकती है। तो क्या होगा कि इंडस्ट्री जो है वो छिलके को भी लेगी। अभी वक्त आ गया है कि सेकेंडरी प्रोडक्ट्स वो हैं जो आप कंज्यूम करते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, बेक्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप कंज्यूम करते हैं। आटा है, आटा से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं वो आपके सेकेंडरी प्रोडक्ट है। टर्सरी प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं एक्सट्रूडेड फंक्शनल प्रोडक्ट्स। एक्सट्रूडेड फंक्शनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि हम उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी में उसके न्यूट्रिएंट्स के अवेलेबिलिटी को देखते हुए एक्सट्रूजन से निकालते हैं, जिसकी सेल्फ लाइफ 2 साल तक होती है। जो अनाज आपका 3 या 4 महीने का था वो 2 साल तक रहेगा। और वो फंक्शनल फूड इसलिए बना जाता है क्योंकि आजकल फंक्शनल फूड का डिमांड बढ़ रहा है। उसमें हम क्या करते हैं कि ब्लेंडिंग कर देते हैं दूसरे प्रोडक्ट के साथ। तो एक तो हमारा खाद्यान्न था, उसको ब्लेंड कर दिया और एक्सट्रूड कर दिया, तो वो प्रोडक्ट की जो सेल्फ लाइफ है वो 2 साल तक बढ़ गई। तो वो होता है टर्सरी प्रोडक्ट जो
10 रुपए किलो की चीज़ें आपने थी, वो आपकी कीमत बढ़ के आ जाएगी 200 रुपए किलो में। जी। मतलब 20 टाइम्स 20 टाइम्स 20 गुना आपकी आय बढ़ा सकती है, जो इंडस्ट्री बेस्ड है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो हैं, इनके इन्फॉर्मेशन आपको इजीली अवेलेबल है। आप तो नेट है, अभी सबके हाथ में मोबाइल है, आप कौन सी इंडस्ट्री और इंडस्ट्री का डिमांड होता है, आप इंडस्ट्री से कांटेक्ट करेंगे, आप उनको वैरायटी के बारे में बताएंगे और वो आपसे खुद बाई बैक अरेंजमेंट में खुद लेके जाएंगे। आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, वो आपकी वैरायटी खुद किस स्टेज पे हार्वेस्टिंग होने से उनको क्या मिलेगा, ये भी वो उसको जज करेंगे। और अभी श्री अन्न में ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। आपने देखा होगा कि कई सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री या मीटिंग्स में आप जाते हैं तो पैक्ड 2 बिस्किट मिलते हैं। जी जी। वो श्री अन्न का यही पहचान है कि डिमांड ड्रिवन आज के ज़माने में आ गया कि हम कोई पैकेट नहीं खोलते और हम उसको पढ़ते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि जब भी आप कुछ खरीदते हैं तो उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है और हम अपने लाइफ डिसऑर्डर्स को देखते हुए चूज़ करते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए सुटेबल है और ये मेरे को डिसऑर्डर कॉज नहीं करेगा। तो इस तरह की चीज़ों के आने से किसान की आय बढ़ेगी, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जो अब सबसे बड़ी चीज़ है आज के समय में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो एम्प्लॉयमेंट अगर कोई दे सकता है तो वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दे सकता है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दे सकती है। बिल्कुल, रोजगार नए नए जो है वो सृजित कर सकती है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे विशेषज्ञ ने इस प्रसंस्करण की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से समझाया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आय को बढ़ाने में ये आपकी मदद जरूर करेगी। जैसे यहाँ पर जिक्र किया गया कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो ऐसे में डॉक्टर कपिला, आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि युवाओं का पलायन रोकने में भी ये इंडस्ट्री भूमिका निभा रही है, तो इसको लेकर आप विस्तार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश जो है बहुत डाइवर्स है और उसमें अलग अलग तरह की एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं और लगभग सभी फसलें, फल फूल, मसाले, मांस, मछली, अंडा, इन सब के प्रोडक्शन में हम बहुत आगे हैं और लगातार हम इसमें बढ़ भी रहे हैं। तो रीजन स्पेसिफिक हमारे पास प्रोड्यूस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके लिए जैसे सर बता रहे थे डॉक्टर दिनेश भी कि उनकी डिमांड, हमको पता है कि इस क्षेत्र में ये मार्केट का प्रोस्पेक्ट है, तो वहाँ वो किसान भाई वही चीज़ों को उगाएं। और आप ये इंश्योर देखें, जैसे अगर अपन मशरूम कल्टीवेशन की बात करें तो ड्राइड मशरूम्स है, ऑयस्टर मशरूम्स हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ पर पूसा किसान मेला अभी आने वाले समय में 25, 26, 27 तारीख को होने वाला है, उसमें इतने सारे स्टार्टअप्स के रूप में जो यंग लोग हैं, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं या जो सीधा किसानों से भी जुड़े हुए लोग हैं, वो सब इनमें आने को तैयार हैं। उनको कहीं ना कहीं ये बस एक थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री के लिए ये डिमांड है और ये इस रीजन में ये प्रोड्यूस अवेलेबल है। तो उनमें जो एक कुछ लोग जो मीडिएटर का काम भी करते हैं, जिसमें खुद की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट लेना, और क्योंकि हर किसी किसान के लिए एक मार्केटिंग लेवल तक जाना बहुत मुश्किल है। और जहाँ तक ये इंडस्ट्रीज का जो कैटेगराइजेशन है, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, 10 करोड़ तक का जो जिनका टर्नओवर होता है उनको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं, MSME के अंडर में ये आती हैं। 10 से 50 करोड़ के बीच में एक मीडियम लेवल का एंटरप्राइज आप शुरू कर सकते हैं, और 50 करोड़ से ज़्यादा भी है, जैसे अमूल है या नेस्ले है, ये भी कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव्स हैं। और इन्होंने भी जो आपके जो हमारे देश में मान लीजिए जो फ्रेश मिल्क प्रोड्यूस था, उससे उन्होंने और प्रोसेस प्रोडक्ट्स में अगर ये बटर है, बनाना, ये सारे प्रोडक्ट्स आप ये देख रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है, हमारा लाइफस्टाइल बढ़ता है, तो हम इन प्रोसेस्ड फूड्स की तरफ हम जाते हैं और कंज्यूमर और कस्टमर अच्छा प्राइस देने को भी तैयार है अगर उसको क्वालिटी इंश्योर हो तो कहीं ना कहीं आप एज अ मीडिएटर आप इन दोनों लिंक को बीच में करके आप अपना एंटरप्राइज एक शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, उद्यमी बन सकते हैं और अपने क्षेत्र में रहकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हमको पलायन करने की भी जरूरत नहीं है, जो कि आजकल के समय में हम समस्या एक बढ़ती हुई देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारे दोनों विशेषज्ञों ने बताया कि कई तरह के अवसर है इस क्षेत्र में हमारे लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें सरकार की अगर भूमिका की बात करें डॉक्टर सिंह, किस तरह के प्रयास, किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि प्रसंस्करण की जो इंडस्ट्री है उसको और भी ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके? बिल्कुल, सरकार की कई योजनाएं हैं। यहाँ मैं मुख्य रूप से 2-3 योजनाओं के बारे में चर्चा करूँगा, किसान भाइयों को बताऊँगा कि जो रोजगार की सृजन की जहाँ हम बात करते हैं, तो हमारा जो खाद्य प्रसंस्करण है, ये करीब हमारा जितना संगठित हमारा जो इंडस्ट्री है, उसमें करीब 13% जो रोजगार है और 13% जो युवा हैं या अलग अलग कैटेगरी के जो एम्प्लॉयमेंट है, वो 13% ये इंडस्ट्री देती है। इसके अलावा जो 2 स्कीम है, जिसमें एक है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये इस स्कीम के तहत
ये खासकर जो हमारे जो ये योजना शुरू की थी 19-20 में, इसके मुख्य उद्देश्य है कि जो बुनियादी ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है खाद्य प्रसंस्करण के लिए, उसको एक तो बढ़ाया जाए, और इसके साथ ही जो कोल्ड चेन है, जो हमारा खेत से हार्वेस्ट होकर के और भंडारण में और जो इंडस्ट्री में जाता है, वो उसका जो परिवहन है उसको थोड़ा सुधारा जाए। साथ ही इस जो कृषि उत्पाद है इसके अंदर मूल्यवर्धन किया जाए, जिससे किसानों की आमदनी बढ़े और प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़े, वो इसमें करना है, और रोजगार सृजन का। तो ये इस स्कीम के तहत करीब बहुत सारे जो अपने मेगा फूड पार्क आपने सुना होगा, वो बनाए गए हैं। साथ ही कोल्ड चेन बनाया गया है, एफपीओज का फॉर्मेशन इसके आधार पर हो रहा है। उनको इस स्कीम के तहत करीब 1600 से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट सरकार ने मंजूर किए हैं, और उनमें करीब 1200 के आसपास अभी पूर्ण रूप से फंक्शनल हो गए हैं। तो ये जो 1200 जो यूनिट हैं और जो छोटे उद्योग हैं, ये जो स्टार्ट हुए हैं, इनसे करीब 51 लाख हमारे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं, और करीब 7.5 लाख इससे रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सृजन हुआ है। तो और हमारा जो स्टोरेज का जो भंडारण का जो क्षमता है, वो भी करीब 270 लाख मैट्रिक टन बढ़ गई है। इसके अलावा एक और स्कीम है जिसको प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण बोलते हैं। इस परियोजना के तहत करीब पूरे देश भर में करीब 2 लाख के आसपास छोटे छोटे जो उद्योग हैं, जैसा डॉक्टर कपिला बता रही थी कि छोटे जो हमारी किसान कृषक महिलाएं हैं, किसान कृषक हैं, जो छोटे स्तर पे जैसे पिकल बना रहे हैं, या आपके मूंग की दाल की मंगोड़ी, या दूसरे जो छोटे स्तर पे जो कर रहे हैं, दाल का निर्माण, दाल बना रहे हैं, जो कर सकते हैं घरेलू, अगर हम कहें तो उत्पाद तैयार कर रहे हैं, ऐसे जो छोटे सूक्ष्म उद्योग हैं, उनके लिए किसान ने ये परियोजना बनाई है। उनको उन किसान भाइयों के लिए करीब 35% सब्सिडी पे उनको अनुदान दिया जाता है। करीब 10 लाख तक एक यूनिट को इनाम अनुदान दिया जाता है। राशि है वो दी जाती है। एक तरह का हम कह सकते हैं कि सपोर्ट मिलता है, आर्थिक सपोर्ट मिलता है, जिससे वो अपने उद्योग को आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही ये स्कीम जो है, हमारा जो गवर्नमेंट का एक लोगो था, मोटो था, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। जी बिल्कुल। हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक प्रोडक्ट है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। और लोकल फॉर वोकल वाला जो कंसेप्ट है, वो भी इसमें आता है कि हमारे जो स्थानीय जो उत्पाद हैं वो सभी जगह प्रचलित हों। तो इस प्रकार से ये गवर्नमेंट की और भी छोटी स्कीम है, कह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पहल है हमारी सरकार की ये तमाम, जिससे इस क्षेत्र में और भी ज्यादा विकास के लिए गति दी जा रही है, हम कह सकते हैं। तो देखिए, हमारी सरकार भी अब आपकी मदद कर रही है। अब आपको भी यहाँ पर जागरूक होना है, प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। आपकी आय दोगुनी नहीं बल्कि कई गुना तक बढ़ सकती है। बिल्कुल, तो लगातार हमारे जो विशेषज्ञ हमें जानकारियां दे रहे हैं, इस सिलसिले को आगे जारी रखेंगे। फिलहाल रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए कार्यक्रम विचार विमर्श। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में, एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह मुन्नी। पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं खाद्य उत्पादन एवं प्रसंस्करण से किसानों की बढ़ती हुई आय के संदर्भ में। हमारे तीनों ही विशेषज्ञ हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से खाद्य उत्पादन बढ़ रहा है, हमारी सरकार उनकी मदद कर रही है और बढ़ते हुए उत्पादन से वो प्रसंस्करण की ओर बढ़ रहे हैं और अपनी आमदनी को कई गुना तक बढ़ा रहे हैं और किस तरह से बढ़ा भी सकते हैं और सरकार किस तरह से इसमें उनकी मदद कर रही है। तो फिर आइए अब हमारे विशेषज्ञों से हमारे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए संदेश भी ले लेते हैं और वो किस तरह से उन्हें जागरूक करना चाहते हैं ये भी जान लेते हैं। तो डॉक्टर कपिला, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को जो इस समय देख रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण की ओर वो कैसे बढ़े? देखिए, खेती से जुड़े हुए सभी किसानों के पास सबसे आसान विकल्प ये है कि जाकर अपना प्रोड्यूस मंडी में बेच दें। अगर उससे वो अपना लेवल ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में, तो वो ये जाने कि उनके प्रोड्यूस के क्या क्या पॉसिबल प्रॉस्पेक्ट्स हैं जिनके अंदर वो प्रोसेसिंग में जा सकते हैं। उसके अलावा फिर वो संगठित हों छोटे स्तर पे, गांव के रूप उसमें लोकल लेवल पे, और फिर कहीं ना कहीं से एक निकटतम अपने से संपर्क करके उसमें एक स्पेशलाइजेशन या प्रशिक्षण लें और अपने उत्पाद को, जैसे डॉक्टर सिंह ने भी बताया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत प्रोत्साहन मिलेगा। इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, इस रीजन स्पेसिफिक में हम इस प्रोड्यूस को लेके आगे जा सकते हैं जिसमें कस्टमर्स में डिमांड है। तो न केवल भारत में बल्कि विदेशों में एक्सपोर्ट के रूप में भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत प्रचलित हैं और बहुत डिमांड है। तो आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप के लेवल के बेसिस पे आप डिसाइड करें कि आप किस स्तर पे जाकर और अपनी उद्यमिता को बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, इसके साथ बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर टीकम सिंह जी का रुख करना चाहूंगी, क्या संदेश रहेगा आपका हमारे सभी दर्शकों के लिए? बिल्कुल, किसान भाइयों को अगर अपनी आमदनी बढ़ानी है तो जो खाद्य प्रसंस्करण की तरफ अपना थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और किसान को यहाँ थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। जैसा कि क्योंकि अभी हमारा जो उपभोक्ता है उसकी परचेजिंग पावर काफ़ी है, वो खरीद सकता है। और जैसा कि सभी अपने स्वास्थ्य के लिए और क्वालिटी के लिए सभी अग्रसर मतलब इच्छुक हैं, सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो अगर बाज़ार में अच्छा सामान मिलेगा और क्वालिटी वाला मिलेगा तो निश्चित रूप से किसान भाई भी अपना जो प्रोडक्ट है उसको जिस लेवल तक वो प्रसंस्करण कर सकते हैं वहाँ तक करें। और इसके बाद में तो जैसा कि है कि अगर बहुत आगे जाना है तो एक नहीं जा सकता, हम सबको मिलकर के साथ लेकर के और किसानों को साथ लेकर के एक समूह बना के एफपीओ बना करके और फिर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से किसान भाई इसमें अपनी जो आमदनी है वो भी बढ़ाएंगे और अपने जो रोजगार के अवसर हैं दूसरे साथी किसान भाइयों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही बेहतरीन बात यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ ने कही है कि रोजगार बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी आमदनी कई गुना तक बढ़ सकती है और बस आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। अब अंतिम संदेश ले लेते हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी से। डॉक्टर दिनेश कुमार, क्या कहेंगे आप हमारे सभी दर्शकों को? देखिए, सब प्रथम मैं आपको एक बात बताऊं कि उत्पादन बढ़ा, प्रोसेसिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम डिमांड की तरफ जा रहे हैं और भारत एक विकसित देश तभी बनेगा जब हम इसमें क्वालिटी प्रोडक्शन, फूड सेफ्टी, इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है इंडिया। भारत जो है अभी एक्सपोर्ट में 435 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस कर रहा है। अभी उम्मीद है कि 2027 तक 535 यूएस बिलियन डॉलर का बिजनेस करेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग कराइए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कीजिए और अपनी तरफ से क्वालिटी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए और मेंटेन कीजिए क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी मेंटेनेंस एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे देश में। कभी कभी हम नए नए जो उद्यमी आते हैं उनके लिए मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूं, क्योंकि जो एस्टेब्लिश इंडस्ट्री है उनसे यदि आपको कम्पीट करना है तो आपके मार्केट में प्रोडक्ट तभी इस्टेब्लिश होंगे जब आप उसमें कुछ इनोवेशन, कुछ नवाचार करेंगे। जो प्रोडक्ट मार्केट में है उस प्रोडक्ट के कंपटीशन में मत प्रोडक्ट डेवलप कराइए। अगर प्रोडक्ट डेवलप करना है तो उसमें कुछ इनोवेशन, कुछ नवाचार कराइए जिससे कि उपभोक्ता आपके प्रोडक्ट की तरफ जाएं, आपके उत्पाद को खरीदें और बैक रिटर्न में हमारे किसान भाइयों की आय बढ़े।
बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर सीधा जो हमारे तीनों विशेषज्ञों का कहना है वो यही है कि प्रसंस्करण की ओर आप बढ़िए, उद्यमिता की ओर बढ़िए, समूह बनाकर भी आप बढ़ सकते हैं। मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि हमारे किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि हो सके, हमारे किसान जो है आर्थिक रूप से सशक्त हो सके और हमारा देश भी विकास की राह पर आगे बढ़े, खाद्यान्न उत्पादन में हम रिकॉर्ड जो है वो बनाते चले जाए। तो लगातार हमारे विशेषज्ञों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ साझा की हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इससे जरूर प्रेरित हुए होंगे। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे तीनों विशेषज्ञों ने आप तक पहुंचाई हैं, इसके लिए आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने खाद्य उत्पादन एवं प्रसंस्करण से किसानों की आय में वृद्धि कैसे हो सकती है इसके बारे में जान लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। बता दें, अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है, कोई सवाल है आपके मन में, हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। दोहरा देते हैं, vicharvimarsh08@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं हमारा ये कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और जो तमाम जानकारियां हैं आप पुनः हासिल कर पाएंगे। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।